नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित टॉप 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक आर्थिक गतिविधि व्यापार नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन और खनन आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य आता है, इसे याद रखिएगा। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसमें बैंक और बीमा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, PHC का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। याद रखिएगा, PHC का अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर बी ऑप्शन राइट है। इसे जन स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन स्वास्थ्य केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। देखिए दोस्तों, लंदन के मानक समय से भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में सुबह 10 बजेंगे तो भारत में दोपहर के 3:30 बजेंगे। क्यों? क्योंकि 10 बजे में जब 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 15:30। 15:30 का मतलब 3:30 होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोपहर के 3:30 बजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन है भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी, शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो याद रखिएगा, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक ये खनिज नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले विशिष्ट रासायनिक यौगिक खनिज कहलाते हैं, जैसे बहुमूल्य धातुएं, अभ्रक व ग्रेफाइट, ये सभी क्या हैं? खनिज हैं। नमक क्या है? खनिज नहीं है, क्योंकि इसे भूगर्भ से नहीं बल्कि समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट इंडियन है? ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो याद रखिएगा, ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति का प्रकार है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली किस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? ऑप्शन है नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुवीय कंपन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय किसमें लगे हुए थे? ऑप्शन है लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में, बुनने के काम में। याद रखिएगा, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय बुनने के काम में लगे हुए थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, तंती, मोमिन एवं देवंग समुदाय बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? ऑप्शन है अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से
नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, या मंगोलों से बचने के लिए, या दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। निम्न में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्न में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियों राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार का उदय हुआ। कन्नौज पर दोस्तों अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक, याद रखिएगा 200 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। याद रखिएगा, सौरमंडल के अंतिम 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों के निर्माण में गैस प्रमुख कारक हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन है महाजनपद काल, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था और इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ऑप्शन है कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। तो याद रखिएगा,
पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? ऑप्शन है आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन उपनिषद। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन निषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार से उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना या गुरु के समीप बैठना। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? ऑप्शन है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। और बात करेंगे गुरु नानक देव की, तो ये सिख धर्म की स्थापना किए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो याद रखिएगा, विश्व शांति का विचार अकबर ने आगे बढ़ाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल, परिवेश। तो याद रखिएगा, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। तो याद रखिएगा, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन समताप मंडल। समताप मंडल वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। याद रखिएगा, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, पवन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सभी
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है द्वीप, जल संधि, भू संधि, खाड़ी। तो याद रखिएगा, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे भू संधि कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी। तो याद रखिएगा, भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों जैसे नींबू, संतरा आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो याद रखिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। ऑप्शन है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है निकिल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं और इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है? पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पिसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, वे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ऑप्शन है सवाना, पंपास, स्टेपी, डाउन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए ऑप्शन, सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट है। बात करेंगे पंपास की,
तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और स्टेपी यह यूरोप में पाया जाता है। यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और डाउन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर डाउन्स होना चाहिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।